हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल पे किसान एकेडमी ऑफिशियल एजुकेटर पे। तो दोस्तों जैसा कि हम आज से एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बीपीएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे हम लोग। बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों पर आज से हम चर्चा करेंगे और इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी का सहयोग मुझे चाहिए और सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फली। ऑप्शन है कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या फिर मौर्य के समय। तो ऑप्शन हो जाएगा कुषाणों के समय, ऑप्शन नंबर ए। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर में से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार कला कहते हैं। तो दोस्तों, यूनानी कला के प्रभाव से ये शैली उत्पन्न हुई थी, उसे ही गांधार कला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या कोयम्बटूर में। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। व्याख्या देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू शहीद हो गया था। तो दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध, यह जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर ने, शिवाजी ने, शाहजहां ने, महाराजा जय सिंह ने। तो सही उत्तर हो जाएगा महाराजा जय सिंह ने। सही उत्तर हो जाएगा महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है। तो दोस्तों, ये याद करने वाली चीज़ है कि जंतर मंतर 5 जगहों पर बनवाए थे, जिसमें से दिल्ली, बनारस, जयपुर और मथुरा था। जयपुर और मथुरा था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे आप सभी इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री या कह सकते हैं कि महारानी या प्रिंसेस नियुक्त किया गया 1858, 1876, 1877 या 1885 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1877 में। 1877 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको या किनको मानते थे? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। सही ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1928। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। आगे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1929। सही ऑप्शन हो जाएगा 1929। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित हुआ था। व्याख्या देखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया था। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन में और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित किया गया था। आगे देखते हैं, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो दोस्तों, वर्ष 1919 किस लिए संबंधित है, ये ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन है कलकत्ता से दिल्ली
में राजधानी के बदले जाने पर, जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, या फिर खिलाफत आंदोलन से। दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली में जो राजधानी का जो बदला गया था वो सन 1911 का था, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। जलियांवाला बाग त्रासदी ये 1919 से संबंधित है, जो कि 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग। तो व्याख्या देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोगों को हताहत एवं मारे गए थे। आगे देखते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या है वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था। तो दोस्तों ये याद रखने वाली चीज़ है कि वंदे मातरम जो गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध जो है रचना वो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। आगे देखते हैं। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मतलब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान नामक देश जो है उसको अलग मांगने का जो आंदोलन किया गया था वो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन होगा आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह ने, लियाकत अली खां, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1852, 1884, 1870, 1885। सही आंसर हो जाएगा 1885। दोस्तों इसका व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए इसको देखते हैं, इसकी व्याख्या को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जिसका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम था, इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की थी। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी थे। ये भी याद करने वाली लाइन है, W.C. बनर्जी थे। दोस्तों आप सभी इसको ध्यान में रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे और इसके संस्थापक सदस्य थे A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है। आगे देखते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो पूछा जा रहा है सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है, इसको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं इंग्लिश में। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है। दोस्तों मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है, तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और बिहार है। इसका आयोग ने आंसर कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि ऑप्शन में वो पर्टिकुलर स्थान का नाम नहीं दिया गया है। देखते हैं व्याख्या। प्रश्नकाल के समय मुंडा जनजातियों की सर्वाधिक संख्या बिहार में थी। प्रश्नकाल के समय तो समझिएगा बिहार में थी। वर्तमान में इसकी सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में है। ये जनजातियां मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती हैं। तो दोस्तों प्रश्नकाल में मुंडा जनजातियां सर्वाधिक बिहार में थी, परंतु वर्तमान में झारखंड में है, अतः इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका हम बिहार लगा सकते हैं। परंतु अगर ऑप्शन में झारखंड रहे तो झारखंड मारेंगे। आगे देखते हैं। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, या फिर दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, या पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है क्या? लक्षद्वीप टापू। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क
उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर पंजाब में। तो लौह अयस्क जिस राज्य में उपस्थित नहीं है वह राज्य पंजाब होता है, वह राज्य पंजाब होता है। लौह अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि में प्रमुख से प्राप्त होते हैं। पंजाब में लौह अयस्क की खानें नहीं प्राप्त होती हैं। आगे देखते हैं, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है? अल्जीरिया, ईरान, नाइजीरिया या फिर सऊदी अरब। दोस्तों सभी जानते हैं खाड़ी के देशों में तेल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा आंसर सऊदी अरबिया हो जाएगा, सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 61/2 फीट, 51/2 फीट, 5 फीट या फिर 41/2 फीट। तो आंसर हो जाएगा 51/2 फीट, 51/2 फीट। आगे देखते हैं, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी की, कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर को शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, ऑप्शन नंबर बी। गोबी का मरुस्थल स्थित है? ऑप्शन है चीन में, पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में। सही ऑप्शन हो जाएगा चीन में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा तथा सिंतो डे सेचुरा, उत्तरी पश्चिमी पेरू मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। दोस्तों इसका व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को रिवर्स करके भी। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो बिहार राज्य अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए, लगभग 84 डिग्री से 88 डिग्री पूर्व। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? ऑप्शन है लंदन से, पेरिस से, रोम से या फ्रैंकफर्ट से। सही ऑप्शन हो जाएगा पेरिस से, सही ऑप्शन हो जाएगा पेरिस से। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत बताता है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 मीटर नीचे की परत, या फिर पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। दोस्तों ओजोन परत बताता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में जो वायुमंडल स्थित है, जो परत स्थित है, वही ओजोन परत होता है, जिसका संबंध ओजोन परत से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्परांटो है दोस्तों, एस्परांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, एक कृत्रिम भाषा है जो इसका निर्माण इसलिए किया गया था ताकि सभी लोग इस भाषा में बात कर सकें और एक दूसरे का अपने भावनाओं का संप्रेषण कर सकें। इस भाषा का निर्माता जो हैं वो लुडविग लाजर जामेहोफ हैं, जिसमें एस्परांटो की पहली किताब 1887 में वार्सा पोलैंड में प्रकाशित की थी। इनका मानना था कि और ये चाहते थे कि एस्परांटो एक वैश्विक भाषा बने। इस भाषा में एस्परांटो शब्द का अर्थ होता है आशा रखने वाला। एस्परांटो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आशा रखने वाला। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। तो स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषाएं जर्मन है, फ्रेंच है और इटालियन है।
जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की उम्र या आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, यही असत्य हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य से था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। 29 नंबर है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुने जाते हैं, न कि राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कोई धन विधेयक, क्वेश्चन नंबर 30 है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। ऑप्शन 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 14 दिन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन हो जाएगा। दोस्तों ये कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 6 महीने भी लगते हैं, 14 दिन, तो ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले हैं। इसको ध्यान देने वाले योग्य है ये क्वेश्चन कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने महीने तक रोक सकता है या कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक। व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 109(5) के अनुसार राज्यसभा धन विधेयक के अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। 14 दिनों के बाद जो धन विधेयक है वह पारित मान लिया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में या फिर केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों जगहों पर लाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर इलाहाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुवाहाटी और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी और महाराष्ट्र, अतः ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? ऑप्शन 24, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 9। आयोग ने इसका आंसर नहीं दिया है। व्याख्या पढ़ते हैं, 1968 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 थी। इस समय उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34। इसका सही आंसर हो जाएगा 34। इसका सही आंसर हो जाएगा 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 34, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश रहेंगे और 1 मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1955 और ऑप्शन डी है 1958। दोस्तों भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो था वो वर्ष 1951 में लाया गया था। व्याख्या पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 क और 31 ख तथा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था।
तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 31 ख तथा नवीन सूची में संविधान में शामिल किया गया था। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 35 डाउटफुल है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता, B.R. अम्बेडकर, सी जस्टिस कृष्ण अय्यर या फिर जगजीवन राम। तो पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप सर्वप्रथम राजस्थान विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था तथा इसका विधिवत उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो वो हो जाएगा राजस्थान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग कितना है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5,000 करोड़ रुपए। वर्ष 1992-93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। 5,000 करोड़ रुपए हैं। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? देखते हैं दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ये बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966, ये भी सही है। चतुर्थ जो है 1966 से 1971, ऑप्शन नंबर डी गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 में प्रारंभ हुई थी और 1974 तक चली थी। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1969 से प्रारंभ होकर 1974 तक चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर सी घाटा पूर्ति और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट समय लेता है दोस्तों। 8 मिनट समय लेता है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है, जिसमें 72% लोहे और 17 से 19% क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है तथा 7 से 9% निकल भी मिलाया जाता है एवं कार्बन। ऑप्शन नंबर सी है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना या पानी में चीनी का घुलना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पानी में चीनी का घोलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन है तांबे के, ऑप्शन कार्बन के, ऑप्शन लोहे के। 4 ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तांबे, कार्बन और लोहे के। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। किसके ऊपर से गुजरती है भाप? तो प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन ए है दूध को बहुत कम ताप पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है,
दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका व्याख्या देखते हैं। पॉस्चराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर कीटाणु रहित किया जाता है और साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव न पड़े। पाश्चुकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दुग्ध 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए तक रखकर प्रशीतक द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है तो दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, 63 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और 30 मिनट के लिए रखा जाता है। फिर बाद में उसे 5 डिग्री सेल्सियस पर तक ठंडा किया जाता है रेफ्रिजरेटर में रखकर, इसको हम फ्रीज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया बताता है, ऑप्शन ए है बहुत तेजी से चलने वाली नाव, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या फिर जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो दोस्तों बता दें कि एम्फीबिया का हिंदी अर्थ होता है उभयचर, और उभयचर उसे कहते हैं जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि जल एवं थल दोनों पर रह सकते हैं। जैसे मेढक होते हैं और घड़ियाल होते हैं, ये एम्फीबियन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन बी है यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है। ऑप्शन सी है यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। और ऑप्शन डी है इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है, क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है। तो मलेरिया का के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ये बिल्कुल गलत है। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम परजीवी कारण होने वाला एक तीव्र ज्वर बीमारी है जो कि संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों को काटने से फैलती है। तो दोस्तों परोपजीवी कीट द्वारा नहीं होती है, ये होती है मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर काटते हैं तब ये फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसको माना जाता है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एच.जे. भाभा। एच.जे. भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माना जाता है। दोस्तों आज यहीं पर हम अपने सेशन को अंत करते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके। बाकी सभी का धन्यवाद। जय हिंद।